आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। तारकनाथ बलिदानी जी युवा जेडीयू से हैं, निरंजन पौदार और जाने माने समाज सेवी हैं गोपाल सोनी जी कांग्रेस से। दर्शकों, जैसे कि मैं बता दूं कि आज इस कार्यक्रम के आखिरी कड़ी में हम विकास के मुद्दों की चर्चा करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे चरण में चुनाव कटिहार में 18 अप्रैल को होने जा रहा है और लोकसभा आम चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात, जिसमें आप तमाम कटिहार की समस्याओं को लेकर, चाहे वो राजनीतिक हो या राष्ट्रीय मुद्दे हो, हम इन सब तमाम बातों पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में कई उम्मीदवार, कई प्रतिनिधि, कई जनप्रतिनिधि आपसे रूबरू हुए। आप सबों ने कटिहार के विकास के मुद्दे से संबंधित उनसे चर्चा की है और चर्चा के इस आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं और कटिहार में 18 अप्रैल, मैं बता दूं कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल 1667 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 16,45,713 मतदाता इस बार मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लोकतंत्र का महापर्व है ये और यह महापर्व 18 अप्रैल को कटिहार में है, जिसमें बढ़ चढ़कर मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे बीच युवा है निरंजन पौदार जी जेडीयू से। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव होना है वह किन मुद्दों पर, और आप इस चुनाव को किस
तरीके से ले रहे हैं। थोड़ा उसको चला दीजिए नहीं। जो आज के युग में जो मतदाता हैं उन्हें किन मुद्दों पर मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं केबीसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कटिहार की सभी सम्मानित जनता, अभिभावक और युवा साथी को नमस्कार करता हूं और मैं केबीसी न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। देखिए रवि जी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज देश का युवा, देश की माँ बहनें और तमाम लोग अब शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और इस बार कटिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर। कटिहार की जनता ने जिन लोगों को भी अभी तक अपना मत दिया, वोट दिया, वैसे लोग सांसद तो बन गए, लेकिन जनता की आकांक्षाएं और इच्छाएं जो उनसे थी वो उन्हें पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस बार कटिहार में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, वो स्थानीय हैं और विधायक रहते हुए उन्होंने बलरामपुर विधानसभा में काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो सभी के नज़रों में हैं, चाहे बारसोई अनुमंडल अस्पताल की स्थापना की बात हो, बारसोई को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात हो, बारसोई में आईटीआई कॉलेज खोलने की बात हो, बारसोई में पुल बनाने की बात हो। अनेकों ऐसे कार्य हैं जिन्होंने दुलाल चंद गोस्वामी को एक नया पहचान समाज में दिलाया है। और रवि जी, मैं एक बात और भी बता दूं कि आज देश का युवा यह समझ चुका है कि हमारा देश किस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित रहता है, कौन हमारा जनप्रतिनिधि होगा जो स्थानीय समस्याओं को सदन में उठाएगा। आज हमारे कटिहार में कई ऐसे समस्याएं हैं जिन पर अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है। कटिहार में सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है, कटिहार बस स्टैंड की समस्या है जो अस्थायी रूप से 3-4 जगह चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कटिहार जिले में एकमात्र महिला कॉलेज है और उस महिला कॉलेज में समस्या पर हम फिर आएंगे, जी रूबरू होंगे। गोपाल सोनी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज के युग में जो मतदाता हैं, मताधिकार करने से पहले जब वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैं पहले तो केबीसी के तमाम दर्शकों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और केबीसी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे स्मरण किया, मुझे आज इस मुद्दे की बात पे बुलाया। मैंने एक ज़माना देखा है और कई चुनाव देखे हैं। ये पहला चुनाव मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ जिस चुनाव में मुद्दे की बात, पिछले चुनाव में जो मुद्दे की बातें थी उससे इतर मुद्दे की बात इस चुनाव में हो रही है। पिछले चुनाव में बात थी कांग्रेस मुक्त भारत। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत कर दे? आने वाले समय में आप कहेंगे विरोध मुक्त भारत, विरोधी मुक्त भारत। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? पिछले चुनाव में बात किए थे कि हमको गरीबी हटानी है, हमको काला धन लाना है, हमको बेरोजगारी हटानी है, हमको देश को प्रगति के राह पर ले जाना है। क्या क्या बातें हुई थी? वो सारी बातें, काला धन आ गया,
नहीं आया। बेरोजगारी हटी? नहीं हटी। जो जो वादे पिछले चुनाव में किए गए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और मजे की बात यह कि उन बातों पर इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस बार एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद क्या है? जो बीजेपी को समर्थन दे वो राष्ट्रवाद है, और जो बीजेपी के खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश को किस प्रजातंत्र की तरफ से आप ले जा रहे हैं। एक डायलॉग बार बार दिया जाता है, 60 साल 60 साल 60 साल। अरे मोदी जी, 60 साल तक इस देश के लोकतंत्र को हमने बचा के रखा, और उस लोकतंत्र की वजह से आज आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। अगर वो लोकतंत्र नहीं बचता तो आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, हरगिज नहीं बनते। चलिए, अब मैं कैंडिडेट पर बात करता हूँ। मैं फिर कैंडिडेट के विषय में आऊंगा जी। फिलहाल चलते हैं, तारकनाथ बलिदानी जी भाजपा से हैं और बहुत ही उम्दा उम्मीदवार जो है, हालांकि महागठबंधन से है, गठबंधन से भी है। तो तारक बलिदानी जी काफी दिनों से, या यूं कहें कि इन्होंने, हमको लग रहा है कि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया पार्टी पर, और काफी अनुभवी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो कई चुनाव को देखा है आपने अपने स्तर से, तो लोकसभा चुनाव जो 2019 है, यह आम चुनाव, इसे आप किस नजरिए से ले रहे हैं? मतदाता किन मुद्दों पर इस बार लगता है कि मताधिकार का प्रयोग करेंगे? पहले सभी लोगों को नमस्कार, और केबीसी के पूरे परिवार को शुभकामनाएं कि आप मुझे उस लायक समझें। सवाल ये पैदा होता है, अभी सोनी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, एकदम सही है। क्यों कांग्रेस मुक्त भारत की चाह क्यों हुई? इसके तह तक जाना होगा। 1947 में आजादी के पहले जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो आजाद कराने में, आजादी के पहले गांधी जी के कुशल नेतृत्व में यह आजाद हुआ। लेकिन आजादी के पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के दिल में किंचित मात्र भी यह नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। सबने कंधे से कंधे लगाकर मिलाकर इस देश को आजाद कराया। बिल्कुल सही बात। लेकिन 47 उसी आदत में ही क्या कारण हुआ? कौन सी ऐसी बात हो गई इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ गए और गांधी जी बीमार पड़ गए और ये बनाना पड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान? कौन है इसकी जड़ में? समस्या वहां से पैदा होती है। उस समय न एनडीए था, न भारतीय जनता पार्टी, न जदयू, न और कोई पार्टी, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस। लेकिन समस्या जो पैदा होती है आजादी के बाद। कंटिन्यू रखेंगे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महेश जी हैं अलगड़ा चौक से। जी हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ महेश जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ महेश जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मैंने कनेक्शन के लिए कॉल किया था। क्या बोल रहे? जी तारक जी, तो क्या कारण है? कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई? कौन किया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया? हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के, मुसलमान जो हिंदू के प्रति नफरत हो गई। कौन था उस समय? समस्या यहां से पैदा होती है, सोचना पड़ेगा। उसके बाद जब जनता पार्टी क्रांति के पेट से पैदा हुआ, जनता पार्टी 1977 में जब पड़ी, तो इस पार्टी को 2.5 महीना में ये स्वार्थ की लालच, क्योंकि नेता में तो लालच होता है। आज जितनी प्रबल लालच है, मैं प्रधानमंत्री, पहले लोग बनाते थे, चुनते थे, कहते थे कि आप नेता बनो, आप एमएलए बनो, आप एमएलसी बनो, लेकिन आज मैं हूं। और उस समय वो क्रांति के पेट से उपजी हुई पार्टी, जनता पार्टी को 2.5 महीने में तहस-नहस कर दिया और उनसे निकाले हुए चौधरी चरण सिंह को फिर 13 दिन में प्रधानमंत्री से हटा दिया गया।
कौन है इस कुरीति में? दूसरी बात, आज जितने इलेक्शन हुए मेरे पास आंकड़ा है कि ये बताइए, जब जब कांग्रेस का शासन हुआ विरोधी दल ने कभी भी उसको गिराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जानता है अरबों रुपया इस देश का गरीबों को के विकास में जो लगना चाहिए वो चुनाव में लग जाता है तो इस देश की हालत क्या होगी। लेकिन उन्हें फिक्र नहीं, हमें फिक्र है। जब जब इनकी सरकार हुई, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुई, हम लोगों ने नहीं गिराया। यूपीए की सरकार 2 बार हुई, नहीं गिराया। लेकिन सरकार हुई, लेकिन 1989 में बीपी सिंह की सरकार हुई, 90 में गिरा दिया गया जी। अच्छा, चंद्रशेखर की सरकार हुई 90 में, 91 में गिरा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की 96 में हुई, 96 में गिरा दिया गया। एचडी देवगौड़ा की 96 में हुई, 97 में गिरा दिया गया। जी बलिदानी जी, आई के गुजराल। बलिदानी जी हम कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर है ललियाही से पप्पू कुमार राय जी। हेलो पप्पू जी पूछिए क्या पूछना। हेलो हेलो। हाँ, अरे ये बोलिए। हाँ पप्पू जी पूछिए, क्या पूछना है? पूछना ये है, सब तो एक अपने अपने पार्टी के लिए मुद्दा खड़ा करते हैं और गरीब संस्था के लिए कोई मुद्दा खड़ा नहीं होती है क्या? सवाल किनसे है? करनी है, पूछिए सवाल किनसे? आपका सवाल फिर से सवाल दोहराइए जी। सवाल दोहराइए। सवाल तो दोहरा रहे हैं, ये अपने अपने पार्टी के विषय में बात करते हैं जी, और अदर के लिए तो बात नहीं उठती है। आपकी समस्या किससे? अदर के लिए बात नहीं उठती है कि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, यहाँ आदमी को ऑफिस में जाते हैं तो कोई पदाधिकारी वैल्यू नहीं देता है, दलाल भरे हुए हैं पूरा ऑफिस में, इसका कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं जी। मतलब अफसरशाही। हाँ? जी, अफसरशाही से आप परेशान हैं? ठीक जी, ये ललियाही से थे, अफसरशाही से ही परेशान। हाँ जी, हाँ मैं बोलना चाह रहा था। सोनी मेरी बात पहले सुनी जाए, मेरी हमको पूरा कर दिया जाए। इसका जड़ कौन है? जी बिल्कुल, ये समस्याएं आज विकराल है, इनके कारण है। क्यों कहा जाता है कांग्रेस मुक्त? और जिस रोज कांग्रेस मुक्त हो गया उस दिन भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। जवाब मिलेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। आपने पहला सवाल किया कि 1947 में क्या ऐसी वजह थी कि देश का विभाजन हुआ। उसका जवाब यह है कि उसकी वजह थी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी वजह थी। और 1947 में जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया आजादी के टाइम में, आरएसएस के लोगों ने क्या किया था? महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? आप जवाब दीजिए, किसने मारी गोली? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। और वो जो वातावरण बनाया गया वो आरएसएस के द्वारा बनाया गया, हिंदू मुस्लिम का वातावरण बनाया गया, और वो नफरत के कारण इस देश के 2 टुकड़े हुए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की रही। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने किया 1947 में आरएसएस उतना शक्ति में नहीं था, उतना फुल फॉर्म में नहीं था। फुल फॉर्म में था। आप लोगों के पास एक ही चीज है, आरएसएस भाजपा, सांप्रदायिक आरएसएस भाजपा। आज हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है? आज देखिए यूपी में खुलेआम क्या किया मायावती, खुलेआम क्या किया। मुसलमानों उसको वोट दो, उसको वोट दो, वोट को बनने दो। ये क्या है? अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सीनियर था मोहम्मद जिन्ना को बनाया होता तो ये हालत नहीं होती। लेकिन सीनियर को नहीं बना के जूनियर मार करते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री, ये मैं प्रधानमंत्री बनने में ये हुआ बात का जवाब। गांधी जी की इच्छा थी, गांधी जी की इच्छा थी, गांधी जी की इच्छा थी सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद जिन्ना बने। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? यही से हुआ, यही से हुआ। आप कहते हैं आरएसएस में था नहीं। मैं पूछता हूँ आपसे, आरएसएस उतना मजबूत था ही नहीं, उसके बाद हुआ हम लोग स्थानीय आरएसएस क्या हो गया। चलिए हम लोग स्थानीय मुद्दे पर बात करें तो आरएसएस नहीं रहता तो आज देश संगठित नहीं होता। आज हिंदू मुसलमान के जो झगड़े करवाते हैं ना, वो इसके लिए झगड़े का काम किया है। आरएसएस स्वयंसेवक की संस्था को निर्माण करता है, विनाश नहीं करता, निर्माण करता है।
शांति से निर्माण करने की मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। ये तो ये बताइए कि जब गैर कांग्रेसी सरकार को बार बार क्यों गिराया जाता, कौन आरएसएस पर सत्ता में है? गैर कांग्रेसी सरकार, हम लोगों ने कांग्रेस को कभी नहीं गिराया। गोपाल सिंह जी, आरोप और प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। लेकिन रवि जी एक बात है जी कि जब वो कोई बात बोलते हैं तो मैं बड़ी शांतिपूर्वक सुनता हूँ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ मैं तो सुन लिया कि आप आरएसएस राजनीति पार्टी नहीं है। सुनिए, आप आरएसएस निर्माण करने का पार्टी, चरित्र निर्माण, आदमी निर्माण, समाज निर्माण और देश निर्माण। आरएसएस राजनीति पार्टी नहीं है। डीपली नहीं जाए, मतलब चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र का बात करते हैं। बेहतर है कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। लेकिन ये आम मतदाता इस बात से बिल्कुल अनुभवी होते हैं। आम मतदाताओं को जो है स्थानीय मुद्दे से ज्यादा, मतलब राजनीतिक जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वह उनकी नजर में गौण हो जाता है और स्थानीय मुद्दों को वो ज्यादा तरजीह देते हैं। इसीलिए वह ज्यादातर वो परिवर्तन चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको कहीं लगता है कि इस बार जो है इस उम्मीद में, वो जिस उम्मीद को लेकर के उन्होंने मतदान दिया था, उस उम्मीद में वो जो लगता पानी फिर गया है, तो परिवर्तन वो चाहता है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से मैं युवा जोश के पास चलता हूं। निरंजन पोद्दार जी हैं जेडीयू से। इस बार युवाओं का क्या रुझान है, किस हिसाब से वह इस चुनाव को, वह स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव मैदान में है, मतदान का प्रयोग करेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के? जी निरंजन जी। देखिए रवि जी, काफी एक कॉल मैं अटेंड कर लूं। कॉलर है रोहित कुमार भगवाबाड़ी से। जी रोहित जी पूछिए, क्या पूछना है? हेलो। हाँ रोहित जी पूछिए। पूछ रहे हो तो मैं बीजेपी नेता है, उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है जी, लेकिन कटिहार से ना कोई रेलवे की सेवा दी गई है, कहीं जाने आने के लिए कोई सेवा नहीं है जी। इसके लिए कोई बात करते नहीं है, मुद्दे की कोई बात नहीं करते हैं, राष्ट्रीय स्तर बात खाली करते रहते हैं जी। नगर निगम भी बना है तो वही हाल है, कचरा पूरा पड़ा हुआ रहता है जी, नाला की ना सफाई होती है। तो ये लोकल बात मुद्दे ना करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चिल्ला रहे हैं जी। जो स्थानीय मुद्दा है निश्चित रूप से। चलिए मैं आपसे इनसे जानना चाहूंगा, चूंकि इन्होंने कहा है कि जिस उम्मीद से इन्होंने एमपी का चुनाव किया था, तारिक अनवर साहब यहाँ से एमपी रहे थे, इस उम्मीद पर वो पानी फिर रहा है। कटिहार से कई सारी ट्रेनें जो है छीन चुकी हैं, वापस लाने के लिए उनको लाया गया था। मेरी जानकारी में ये है जी कि कटिहार में 2 ट्रेनें दी गई जी कलकत्ता के लिए। कटिहार का मॉडल स्टेशन जो बना वो तारिक साहब के टाइम में, कटिहार में कई कॉलेज वगैरह खुले तारिक साहब के टाइम में, और बहुत से ऐसे ये जो सड़क पर कूड़ा है और ये नाली की सफाई नहीं होती है, ये मुद्दा किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबंध नहीं रखता है। ये मुद्दा स्थानीय मुद्दा यहाँ की कॉरपोरेशन है, जदयू के जो मेयर है यहाँ पर, जदयू की बिहार में सरकार है, जदयू की केंद्र में उन्हीं की सरकार है बीजेपी की, तो ये सारे मुद्दे तो उनके। कैपिटल पहले कटिहार से चला करती थी, ये छिन गया। हाँ, ये बाहर चला गया है। ये कटिहार से चला करती थी, ये भी छिन गया। कई ऐसी और ट्रेनें हैं, दर्जनों ट्रेनें हैं जो कटिहार से चलती थी, जिस वजह से एक्सटेंशन करके उनको आगे बढ़ाया गया। उसको ऐसा नहीं है कि कटिहार से बंद कर दिया गया है, उसको एक्सटेंशन करके आगे कामाख्या मतलब या गुवाहाटी तक या वहां तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कटिहार से कोई ट्रेन छीनी नहीं गई है। चलिए, केंद्र में भी आपकी सरकार निरंजन जी और राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर भी कटिहार विकास के मुद्दों से अछूता रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या होना चाहिए था कटिहार में, जब सरकार दोनों केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है आम मतदाता जिन्होंने विश्वास किया वो नाखुश से नजर आ रहे हैं? देखिए रवि जी, आपके चैनल से हम कटिहार वासियों को बता देना चाहते हैं जी कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है जी। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कटिहार में काम नहीं हुआ है? आज कटिहार जिले में एक आईटीआई कॉलेज,
मैं आपसे 5 उपलब्धि गिनना चाहता हूं। जी जी, मैं पांच के अलावा भी हम बता देंगे। मैं गोपाल सोनी जी के पास भी चलूंगा कि वो 5 उपलब्धि बताया अपनी सरकार का। जी अपनी सरकार, बहुत अच्छा जी, मैं उनके पास भी चलूंगा। मैं पहला उपलब्धि बताना चाहूंगा अपने सरकार की कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कटिहार जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया जो लगभग बनकर तैयार है। कटिहार जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया जो संचालित है। कटिहार जिले में महिला ITI की स्थापना, ITI कॉलेज की स्थापना। इसके अलावे कटिहार में भोराबाड़ी के पास केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े साइलो का निर्माण जी किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बड़े कॉर्पोरेटर को जगह जो है दे दी गई। किसको? जी बताएं ना, कंटिन्यू कीजिए। और उसके अलावे कटिहार में जहां कॉलेज थे और कॉलेज मधेपुरा स्टूडेंट को आना जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी हमारा मधेपुरा था, तो अब उसको जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया ताकि सीमांचल के जो अररिया, किशनगंज, कटिहार के छात्र को मधेपुरा ना जाना पड़े, पूर्णिया से ही उसका काम हो जाए। इसके अलावा मदरसा बोर्ड का एक रीजनल ऑफिस भी पूर्णिया में खोला गया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ? गोपाल सोनी जी, मैं तो विनती करा देता हूं। हैं इन्होंने जिन उपलब्धियों को गिनाया है, जिन उपलब्धियों को गिनाया, उनसे पूछिए कि 5 साल में उनके सांसद ने क्या काम किया। 5 काम उनको गिना दे, 5 काम गिना दे। कितने इत्तेफाक रखते हैं इनकी? मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो काम हुआ वो तो नीतीश जी ने किया जी, और जो काम नहीं हुआ वो यहाँ के MP ने। तो आप बता दीजिए इसमें से कौन सा काम MP जी ने किया? सब कामों में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम किया है। बताइए राज्य सरकार के कौन सा काम उसको उल्लेख कर दीजिए, हमको बता दीजिए कौन सा काम किया? ITI कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, तो यहाँ तक हमें मालूम है कि वो फंड बता दीजिए 5 काम गिनाइए उंगली पर। आपको कटिहार की जनता देख रही है, तारिक साहब का 5 काम गिना दीजिए हमको कटिहार में। आम मतदाताओं के बीच जाते हैं और मताधिकार मत देने के। रवि जी सांसद महोदय कटिहार के किराए के सांसद हैं, प्रवासी सांसद हैं, महीने में 2 दिन के लिए कटिहार आते हैं, राजधानी से आते हैं, सीमांचल से, कैपिटल से चले जाते हैं। और 2019 में 18 अप्रैल को कटिहार की जनता ने मूड बना लिया है इसको हमेशा के लिए राजधानी से जहानाबाद भेजने का। कटिहार की जनता जो करेगी सो करेगी। आप शांतिपूर्वक मेरी बात को जरा सा सुनिए। बताइए। ये चुनाव है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। 5 काम गिना नहीं पाए आप, जनता सुन रही है। आप अगर मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं भी आपके लिए जो बोलूंगा और मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ भाई, सो बता देता हूँ। बोलिए ना, आप सुनिए ना सर। बोलिए, सुन रहे हैं। 5 उपलब्धियों की बात कर रहे थे। तारिक अनवर के लिए बता रहे हैं। तारिक अनवर में ये विशेषता है, पहली बात तो इन्होंने जो कहा उसको खारिज कर देता हूँ कि वो स्थानीय नहीं है। यहाँ पर गामी टोला के अंदर में उनका बाजाबता निवास है और वो कटिहार में रहते हैं। नंबर 2, तारिक अनवर के पास में ऐसी मशीनरी है कि कोई भी आदमी कटिहार से अगर कितना वक्त देते हैं अपने आवास में, जिन आवास की चर्चा करी है, बराबर आते नॉमिनेशन में उनका आवास का क्या पता दिया गया है? निजामुद्दीन दिल्ली। कोई आदमी कोई बात लेके उनके पास जाता है तो उसको रिस्पॉन्स मिलता है। चाहे वो एम्स में इलाज कराना हो किसी को, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई समस्या हो। रवि जी सर अभी बता रहे हैं एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। जी बिल्कुल राष्ट्रीय नेता है रवि जी। अभी सर बता रहे हैं कि वो गामी टोला उनका स्थायी पता है, लेकिन आप उनका नॉमिनेशन निकाल कर देखिए तो उसका स्थानीय पता कहाँ है? दिल्ली का पता है सर, नगर निजामुद्दीन नगर दिल्ली। आप कहते हैं गामी टोला, वो प्रवासी सांसद है क्या? कटिहार जिला का बेटा है, वो करीमगंज बारसोई का रहने वाला है, उसका आप नॉमिनेशन पता देख लीजिए। जी एड्रेस तो कटिहार। सोनी जी का एक और चीज, तो आपने कहा ठीक है ये नगर निगम का ये कचरा, ये क्या विकास हुआ? जितना विकास 5 साल के दरमियान यहाँ के स्थानीय चाहे MLA हो या मेयर हो, इन लोगों ने किया है, इसके पहले कांग्रेस में कहीं ऐसा विकास नहीं हुआ। अभी इतनी बड़ी संख्या, इतने काफी लोग, कुछ न कुछ तो रहेगा ही।
अब 1 घंटा आप कचरा उठा के चले, सुबह मैं देखता हूँ हर गाड़ी चारों तरफ गाड़ियां घूमती है, कचरा उठाता है, अब जाने के बाद वो 1 घंटा नहीं हुआ फिर कचरा गिर जाता है। उसमें मेयर क्या करेगा और एमएलए क्या करेगा? वो प्रयास रहता है, लेकिन इसको बहाना बना के बोल देना ये न्याय उचित नहीं है। और जितना काम 5 साल में इस बात होगा कि नगर निगम अभी भी बहुत सारी असुविधाओं से बिल्कुल से वंचित है, उसके बावजूद भी बहुत करता है। बिल्कुल आज भी अस्थायी नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आप बनने के बावजूद लगने के बावजूद भी आज भी अस्थायी बस स्टैंड नहीं है, आज भी समस्या बनी हुई है। इस बात से जुटलाया नहीं जा सकता, जुटलाया नहीं जा सकता। इसका मैं जवाब देता हूं। आप ये बताइए कि 5 ऐसी उपलब्धि जो सांसद रहते हुए तारिक अनवर ने 5 साल में इन 5 सालों में किया है। देखिए, मैं रूटीन वर्क की बात नहीं करूंगा, जो एक रूटीन एक सांसद को रूटीन में होना चाहिए, वो उसके अलावा जो उन्होंने किया है वो बताइए। कटिहार के अंदर में 2 नई ट्रेनें दी है जी, हावड़ा के लिए जी, कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस और कटिहार हावड़ा पैसेंजर 2 ट्रेन कटिहार से हावड़ा के लिए दी गई है। उसके अलावा डीएस कॉलेज के अंदर में पहले बीएड की पढ़ाई नहीं होती थी, अभी डीएस कॉलेज में बाजाबते बीएड की पढ़ाई हो रही है। और मैं ऐसी लिस्ट बना के लाया नहीं हूँ, नहीं तो मैं उपलब्धियां और भी बहुत सी हुई है। उपलब्धि आप बता ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कोई किया ही नहीं, काम किया ही नहीं, बार बार उनको रिपीट किया। अच्छा, एक बात सही सुनने में आया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्या सांसद फंड जो दिया जाता था विकास के लिए वो वापस नहीं गया? बिल्कुल नहीं दिया गया, यही जान रहा हूँ। यूटिलाइज हुआ तो वो फंड किस किस चीज में हुआ, जरा बता दें आप ऑडियंस को, जरा बता दें किस किस चीज में काम आया, यूटिलाइज हुआ है। पूरा कटिहार की जनता देख रही है। अगर फंड यूटिलाइज हुआ है तो लोगों को बता रहे कि उस फंड से कौन कौन से कार्य हुए हैं, बताइए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए जी, बताइए कि युवा जोश, मैं आपसे बात कर रहा था कि युवा जोश इस बार जो है क्या रुझान है, किन मुद्दों पर क्या लग रहा है आपको? जगह जगह जो है आप अपने उम्मीदवार के साथ रहते हैं, प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? किन मुद्दों पर देश हित में जो है इस बार जो जात पात या जात धर्म की बात जो चर्चा चल रही है वो देश हित में कहां तक उचित है? क्या लग रहा है युवाओं में इन बातों को लेकर के? क्या देखिए, कटिहार की युवा पीढ़ी आज के समय में काफ़ी समझदार हो चुका है और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को सरकार की कई उपलब्धियां उनको घर बैठे मिल जाती है। और इस बार कटिहार का युवा में जब भी हम गांव जाते हैं, खेत खलियान जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो युवा का बस एक ही कहना है कि जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं हो सकता है। और इस बार युवाओं ने कहा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, देश में एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाने का काम किया है, अत्याधुनिक हथियार लाने का काम किया है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। और इस बार कटिहार की युवा ने मन बना लिया है कि कटिहार से भी एनडीए का सांसद होगा, राज्य में भी एनडीए की सरकार होगी, केंद्र में भी एनडीए की सरकार होगी और निश्चित रूप से डायरेक्ट दिल्ली का काम कटिहार में आम जनता को दिखाई देगा। जाति धर्म के आधार पर जो ये चुनाव में जो प्रचार प्रसार होता है, जात पात की बात आ रही है, इस बात से कितना वाकई में इत्तेफाक रखते हैं? बांटा जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इस बार बांटा जा रहा है। और ये इस बार नहीं, ये पिछली बार भी 2014 में भी ये जुमलेबाजी में और इस तरह की मैंने जो बातें शुरू में कही थी कि पिछली बार मुद्दा क्या था? पिछली बार मुद्दा बेरोजगारी था। क्या बेरोजगारी खत्म हुई? पिछली बार काला धन का मुद्दा था, 15 लाख रुपए एक के खाते में आएगा। और पिछली बार के चुनाव के टाइम में एक तो 15,000, एक तरफ बाबा रामदेव, कितना देश में उछल कूद कितना क्या हो रहा था। और पिछली बार का मुद्दा इस बार समुच्चा मुद्दा गौर हो गया और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि जो है दुनिया टकटकी लगा के देख रही है, तो इतने बरस तक
जो कांग्रेस को रिपीट किया, सरकार ने बार बार रिपीट किया, तो क्या इनकी मेहरबानी से रिपीट किया या जनता ने चुन चुन के कांग्रेस को बार बार दिया? 60 साल हमने शासन किया, मैं मानता हूं हमने किया। मोदी जी कहते हैं 60 साल जनता ने हमको क्यों दिया? हमने कुछ काम किया। यहाँ जब देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी। ये जो मिसाइल की चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। अभी मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कटिहार में कांग्रेस की है सारी। कटिहार से रोजगार जो है, कई सारे रोजगार छीन गए हैं, यहाँ से बेरोजगार पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल मानता हूँ इस बात में। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करूं, आम मतदाता ने जो विश्वास किया था, ये निखिल चौधरी 15 साल रहे, उनको हटा करके यहाँ से उनको जो है 15 साल की जगह पर जी 15 साल नहीं रहे थे, 5 साल के बीच में कितना ही रहे? 3 टर्म रहे। जानकारी रखनी चाहिए आपको कि 3 टर्म रहे। उसके बावजूद जब विकास नहीं हुआ तो पुनः जो है 2014 में तारिक अनवर यहाँ पर एमपी बने। रोजगार की अगर बात की जाए तो मैंने पूछा था कि आपसे, आम मतदाता जानना चाहती है कि इन 5 सालों में 5 उपलब्धि मैंने आपसे पूछा था, जो जिसका जिक्र आपने किया कि एक उपलब्धि के अलावा नहीं बता पाए आप। तो ये बताइए कि बेरोजगारी दूर करने के लिए, जहाँ की हालांकि बेरोजगारी, पलायन और कई सारे कल कारखाने बंद हो चुके हैं, जल की समस्या जो है, आयरन युक्त जल पीने के लिए विवश है, इस पर भी कोई खास जो है पहल नहीं किया गया। आरओबी की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन परिवर्तन को लेकर के उनको लाया गया था। क्या लग रहा है आज भी आपकी और मेरी बात तो मिल ही रही है? मैं भी कह रहा हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाना, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाना चाहिए। क्या बेरोजगारी कम नहीं हुई? 5 साल के अंदर में इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, कम नहीं की है। आप उस वक्त बात करते थे मूल्य वृद्धि के लिए, तो निवर्तमान महंगाई का रोलर होते थे। आज बताइए कौन सी चीज, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह कौन चीज आज सस्ता हुआ है? आज महंगाई की बात ये करेंगे, और हमारे टाइम में महंगाई के रोलर होते थे। गोपाल सोनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या आम मतदाता ये जानना चाह रही है कि विगत 5 सालों में तारिक अनवर ने इन समस्याओं, ये सारे मुद्दे जो आपने बताए, ये मुद्दे केंद्र सरकार से संबंध रखते हैं। और क्या आम मतदाता केंद्र सरकार से सवाल करेंगे, या फिर उन्होंने जिसे केंद्र प्रतिनिधि बनाया उससे प्रतिनिधि चुना था उनसे सवाल करेगी? और आम मतदाता ये जानना चाहती है, आम मतदाता को ये करना होगा कि सरकार बदलनी होगी। सरकार बदलनी होगी, सांसद मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता सांसद बदलने, सरकार बदलनी होगी क्यों? सरकार बदलनी होगी क्यों? अच्छा काम पुनः लूटो और लूटने वालों की सरकार आने दो, पूरा घोटालेबाजों की सरकार आने दो, पूरा उसकी सरकार आने दो, तो सेना उनकी सरकार आने दो, तो कहते हैं देश जो होगा मुकदमा होगा तो उसको वापस लिया जाएगा। उनकी सरकार आने दो जो पूरे विश्व में भारत का सैनिक सर्वोपरि है, उनकी वीरता पर, उनकी शौर्य पर सबूत मांगने करता है। और उन्हें जो मोदी जी ने हाथ खो दिया, जिसका नजारा आज पूरा देश विश्व देख रहा है कि वो जो पाकिस्तान आजादी के बाद से भंग करता रहा, हमारे जवानों को बोलता रहा, आज वो सहमे खड़ा है और उस सेना पर ये कहते हैं उसका विशेष अधिकार वापस नहीं करते। और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, नीतीश जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, किसान योजना, आपका नीतीश जी ने सबसे बड़ी बात, पूरी आजादी के बाद 60 और 55 साल तक जो नहीं किया वो नीतीश जी ने करके दिखाया। क्या इस देश में औरतें जो पर्दे, जो 4 दीवारी के अंदर कैद रहती थी, आज वो औरत इस देश में बाहर निकल पाए, एरोप्लेन तक चली गई है, हर ऑफिस में डीएम, एसपी, एसडीओ के रैंक पे है, और 35% आरक्षण देकर आज 35 ये पूरे जिले के विद्यालय में आज शिक्षिका के रूप में विराजमान है। उतना ही नहीं, पूरे कांग्रेस के रीजन में
औरतों को सुरक्षा देने के लिए और थाने का व्यवस्था नहीं किया। और 40 जिलों में नीतीश जी ने महिला थाने की व्यवस्था की है, जिसमें अगर औरतें को प्रताड़ित होती है तो त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है। विकास की जितनी बात मैं गिना दूंगा उसकी 10% भी कांग्रेस के रीजन में नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, गर्व देखिए इस देश का, सब रेजिमेंट हमारे पास है, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट, लेकिन महिला रेजिमेंट नहीं था। इस सरकार के राज्य में महिला बटालियन, उनकी गाथा, उनका शौर्य देखिएगा तो दंग रह जाइएगा कि क्या भारत कहिएगा। ये भारत है जिसमें महिला बटालियन आज भी देश की सुरक्षा के लिए अपना जान लगाने के लिए तैयार है। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। उसके नीतीश जी ने ये पूरे कांग्रेस के रीजन में, हमारे पूरे गांव में औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को शौचालय नहीं था। रेलवे लाइन पे, नदी किनारे, झाड़ियों में औरतें छिप के जाके शौचालय करती थी। आज कम से कम 2.5 करोड़ घरों में नीतीश जी ने शौचालय बनाया। 2.5 करोड़ लोग अंधकार में डूबे रहते थे। इनके शासनकाल में बिजली कहाँ? आज 35 मेगावाट बिजली पैदा होती है। आप किसी गांव में चले जाइए, आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। ये जो औरत चूल्हा फूक कर तंगती थी, आज नीतीश जी की मेहरबानी है कि हर गरीब हो, मजदूर हो, चाहे मोदी जी हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया, मुफ्त में। ये सब उपलब्धि नहीं है। मैंने एक चीज देखा, मैं पटना जा रहा था, ताज्जुब की बात, पटना जा रहा था तो रेल से ही बहुत बड़ी एफसीआई की गोदाम है, उसके चबूतरा पे देखा कि लाखों टन अनाज, गेहूं सड़ रहा है, बोरे खुले हुए गेहूं चढ़ा हुआ है। हाय रे किस्मत हिंदुस्तान का, अगर वो गेहूं गरीब के बच्चों को, गरीबों लोगों को बांट दिया जाता तो वो खाता पीट और दुआ देता। सड़ा दिया गया लेकिन अनाज गरीबों के बीच बांटा नहीं गया। कम से कम ये सरकार गरीबों के बीच अनाज बांट तो रही है। अरे उपलब्धि इतनी गिनाओ कि पीके को डूब जाइएगा। उपलब्धि दाल ठोक करके बलिदान जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है, हम एक कहाँ पर जो है, मुझे ये लग रहा है कि जब आदमी झूठ बोलने पर आमदा हो जाता है तो उसको बोलने में, देखिए झूठ बोलने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चौकीदार चोर है। आज का पेपर पढ़िए सर, चौकीदार चोर सुप्रीम कोर्ट आदेश है। सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना, इतना बड़ा झूठ कि आगे बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि मैंने कब कहा ये सब चौकीदार चोर है। और दूसरी बात, ये विकास की बात करते हैं, सुनिए, इन्होंने कहा हम 72,000 रुपया गरीबों को देंगे। 6,000 रुपया महीना नहीं बोल रहे हैं, 72,000 साल में देंगे। और किनको देंगे? जिनकी 12,000 आमदनी होगी, उनसे जिनकी कम आमदनी होगी, जितनी होगी उनके खाते में देंगे। और कितने लोगों को देंगे? 130 करोड़ का ये देश, अब 5 करोड़ गरीबों को, 45% गरीबी, 5 करोड़ गरीब, और वो अति पिछड़ा गरीब को, अति पिछड़ा। आप अति पिछड़ा गरीब का लिस्ट कहाँ से बनाएंगे? किनको सोचेंगे? कौन सा सर्वे करेंगे? कैसे? और एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए, इनको पूछा गया, इसे पूछा गया ये पैसे कहाँ से देंगे? पेड़ पे उगते हैं, तो ये पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं। पूछा गया है, बिल्कुल जो सवाल आपने किया है, 72,000 रुपया जो आम लोग गरीब के खाते में जाएगा, वो कैसे जाएगा? पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा कहाँ से? पैसा तो गवर्नमेंट के पास आता है। कहाँ से? अब मोदी जी ने जो कहा कि 15 लाख रुपया लेके अकाउंट में देंगे, ये पैसा है अपने बात में नहीं है, उसका जवाब तो नहीं है। तो 15 लाख क्यों नहीं है? जी 15 लाख कहाँ से आना? तो 72,000 साल की बात कर रहे हैं। वो आपका जुमला हो गया। सुनिए, वो आपका जुमला हो गया। 1972 में बिजली के बारे में मुझे मालूम है कि मैं जब बच्चा था तो कटिहार में बिजली नहीं थी, वो दिन मैंने देखा है। मैं सर बिजली बढ़ते बढ़ते पूरे इलाके में, पूरे जी सर, बिजली हुई कांग्रेस। चलिए कांग्रेस की उपलब्धि मैं सर को बता देना चाहता हूँ। सर 1972 में
आदरणीय इंदिरा जी ने देश में नारा दिया गरीबी हटाओ, बिल्कुल दिया था, गरीबी हटाओ का नारा देकर वो सत्ता में वापस आए, बिल्कुल आई। क्या आप मानते हैं कि उन्होंने जितने दिनों तक शासन किया, क्या भारत से गरीबी हटा दी गई? नहीं हटा सकी, नहीं हटा, मानता हूँ नहीं हटा। आज पुनः आज पुनः उसी चीज को दोहराने के लिए राहुल गांधी जी कहते कि मैं 72,000 दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का बजट क्या है और उस बजट में क्या पॉसिबल है गरीब लोगों को 72,000 रुपया पूछा जब मोदी जी ने कहा कि 15 लाख। मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं सबके उसने कहा कि स्विस बैंक में कितना काला धन है, 910 खरब, करोड़ भी नहीं, लाख भी नहीं, अरब भी नहीं, 910 करोड़। अगर ये स्विस बैंक का काला धन आ जाए तो सब गरीबों को पैसा जी कंटिन्यू देखिए। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि विदेशों में इतने काले धन हैं, बिल्कुल, कि अगर उसे भारत लाया गया तो सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबके खाते में 15-15 लाख देंगे। अगर कांग्रेस के कोई नेता ये साबित कर दे, कोई अखबार का कटिंग दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी ने देखिए इनकी बात का बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया या प्रेस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बात का बताइए बनाने की। कटिहार ही नहीं, पूरा देश का युवा। एक फिल्म में एक डायलॉग था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, उसी तरह इस देश का युवा फेंके हुए पैसे नहीं उठा सकते हैं। हम देश के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इतने सशक्त और मजबूत बना देंगे कि वह 72 क्या 144,000 रुपया सालाना कमाएंगे। ऐसा हम देश का युवा को बनाना चाहते हैं। हम पैसा बांटकर वोट लेने वाले नहीं हैं, हम पैसा का लोभ देकर वोट लेने वाले नहीं। हम काम के जरिए किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हर घर शौचालय, हर गली पक्की सड़क, नल का जल, हर पंचायत में एक हाई स्कूल, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर हम देश के युवाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कटिहार के जितनी भी सभाओं में अपनी रैली की है, उन रैली को, उन भाषण को आप देखें तो उन्होंने कभी विपक्ष का नाम नहीं लिया, कभी किसी का नाम नहीं लिया और कभी किसी मुद्दों पर, अलग मुद्दों पर बात नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ काम के मुद्दों पर उन्होंने जनता से आशीर्वाद और मजदूरी मांगने का काम किया जी। और कसमें भी खिलाते हैं जी, जी, कसमें भी खिलाते हैं कि सूर्य का, भास्कर का कसम और गंगा मैया का कसम। महाशय 55 साल ये 260 कंट्री का ये विश्व में भारत का कहीं नामो निशान नहीं, कहीं 260 के लिस्ट में भारत किस नंबर पे है पता नहीं। लेकिन मोदी जी के रीजन में पूरे विश्व में इस भारत टॉप 10 में तीसरे स्थान पे आके बैठा दिया। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। और ये 5 साल और मोदी जी को समय दे दे, युवा वर्गी देगा। क्योंकि मैं बताता हूँ 5 साल और ये भारत को जो कहता भारत महागुरु है, ये गुरु बन के ये मोदी जी एनडीए की सरकार दिखा देगी और पहले टैंक पे सबसे टॉप पहुंचा कर ये मोदी जी दिखा देंगे। आज तक तो किसी के दिखाई नहीं। 5 साल नहीं हो कितने हरवा गए सत्ता लेने के लिए कि हर हथकंडा बना रहे हैं, एक प्रकार हमें सत्ता हासिल हो जाए और हम बड़ों जो मुकदमा है, जिनको जेल जाने की प्रवृत्ति है, उससे बच जाए, सारा चीज खत्म कर दे। ये खेल चल रहा है और कोई खेल नहीं। राहुल गांधी में क्या लग रहा है, मोदी बनाम राहुल अनुभवों में की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है कितना आश्वस्त हैं कि आप मार दिया, आपको पंखा नहीं दिया। हम लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पूछ लीजिए क्या लग रहा है? मुझे तो राहुल गांधी में देश का भविष्य कैसे नजर आ रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है, मैंने एक दो सवाल रखा था जी, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला जी।
मैंने पहला सवाल ये रखा था कि 60 साल तक सवाल रखने का काम रवि जी का है। कांग्रेस ने जो सवाल रखने का काम रवि जी का है, आपका काम जवाब देने का। आप अभी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, आपके यहाँ सांसद है, आपको सवाल रखने बीच में बोलने का भी आपको रवि जी ने अधिकार दे दिया है। आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। आप हमसे बोलिए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने शुरू में कहा था कि 60 साल जो चिल्लाते हैं, तो 60 साल तक राज तिलक हम लोग को जो मोदी जी ने किया या किसने किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 60 साल तक कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई हेलीकॉप्टर नहीं बना, कोई हवाई जहाज नहीं बनी, कोई रेलगाड़ियां नहीं बनी, कोई रेल की पटरी नहीं बनी, कोई बिजली नहीं हुई, कोई सड़कें नहीं हुई। स्वच्छ भारत ये जो प्रचार तंत्र है, इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है कि जरूरत से बहुत फाजिल प्रचार हो रहा है। अभी खाना भी मैंने आज दिखाया जा रहा था कि कहीं पर नोएडा में खाना दिया गया सरकारी लोगों को, तो उसमें नमो लिखा हुआ पैकेट पर। हर जगह जो नमो 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 मोदी मोदी, और दिन भर व्हाट्सएप के अंदर में इस तरह के कटु और इस तरह के मतलब कि लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार नहीं है, ये लोगों का क्या बोलेंगे इसको, प्रचार तंत्र पर ये जो है, और इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस पर अंकुश नहीं है, चाहे जिससे गंदी गाली दे दे, पप्पू कह दे, ये गाली कौन दे रहा है, गाली चौकीदार कौन बोल रहा है? ठीक, हम कह दे चोर तो गलत, बात यही हो रही है। पप्पू में कहाँ गाली है? चोर में भी कहाँ गाली है? हाल में जो गड़बड़ घोटाला। अच्छा, आदरणीय महाशय, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एक चीज। पप्पू तो मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ का चौकीदार है ना? जी जी, चौकीदार। और 130, अब आप मेरी बात सुनिए। 130 करोड़ का चौकीदार, मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री नहीं, सेवा करने के लिए आता हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो चाय वाला और ये डंके की चोट पर ये साबित करते हुए न खाऊंगा न खाने दूंगा, और खाने वाले लुटेरे को जेल के अंदर ले जाऊंगा, ये प्रण करके। दूसरी बात, पहली बात कि चौकीदार चोर है, ठीक है, डंका पीट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, अपने भाषणों में आके शुरू कर दिया, ठीक है। इनकी बहन श्री प्रियंका गांधी पांड्रा अभी यूपी में आई, बोले कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, गरीबों के तो हम चौकीदार। वो ये जो एक्सेप्ट करिए है कि अमीर या गरीबों के चौकीदार होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका चौकीदार कौन है? अगर आप अमीर हो तो आपका चौकीदार होगा, और गरीब अगर हो तो आप खुद चौकीदार हो। पहले एक्सेप्ट कीजिए, आप अमीर हो कि गरीब। उनकी भाषा है जो मर्सिडीज पे चलते हैं, जो हवाई जहाज पे उड़ते हैं, वो अमीर है, और जो पैदल चलते हैं वो गरीब है। आप किस पे चलते हो? आप कौन से श्रेणी में आते हो? और अगर आपका चौकीदार है तो आप बताइए कौन चौकीदार है आपका? चलिए, वक्त अब इजाजत नहीं देता है हमें आगे बढ़ने का, और आचार संहिता का पालन भी करना है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आज का ये हमारा आखिरी कार्यक्रम था। कटिहार में आम सभा चुनाव जो होने हैं वह 18 अप्रैल को होने हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होगा। एक ही नारा है, पहले मतदान, उसके बाद जलपान, तब कोई काम। कटिहार में इस बार 1667 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कटिहार क्षेत्र की बात करें तो 253 मतदान केंद्र हैं, कदवा में 265 मतदान केंद्र हैं, बलरामपुर में 327 मतदान केंद्र हैं, प्राणपुर 290 मतदान केंद्र हैं, मनिहारी में 282 मतदान केंद्र हैं, और बरारी में 250 मतदान। इस तरह से कुल 1667 मतदान केंद्र कटिहार में बनाए गए हैं। कुल मतदाता की बात करें तो 16,45,713 मतदाता इस बार उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे कि कटिहार का सांसद कैसा हो। मैं बता दूं कि कटिहार में मुख्य रूप से 3 दल यहां पर चुनावी मैदान में कूदे हैं। महागठबंधन से तारिक अनवर, जो कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के खाते में जो सीट गई है उसमें तारिक अनवर उम्मीदवार हैं। गठबंधन से जो जेडीयू के खाते में कटिहार की सीट है वह उससे दुलाल चंद गोस्वामी उम्मीदवार हैं, और एनसीपी से शकूर, मोहम्मद शकूर हैं। उसके अलावा भी अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं निर्दलीय रूप में।
लेकिन मुख्य रूप से जो कांटे की टक्कर है महागठबंधन और गठबंधन में, खैर उसका फैसला जो है 16,45,713 मतदाता मतदान कर इनके भाग्य का फैसला करेंगे और 23 मई को इनके भाग्य का फैसला भी हो जाएगा कि कटिहार का सांसद कैसा हो। तो निश्चित रूप से अंत में इस बार जात पात ऊंच नीच इन सभी बातों से अलग हट करके मतदाता मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें, सोच विचार करके अपने अपने मतों को प्रयोग करें। निश्चित रूप से 100% मतदान हो ऐसा प्रयास करें। और एक बार चलते चलते मैं एक राय जानना चाहूंगा, क्या अपील करेंगे आप युवा मतदाताओं से? मैं कटिहार के युवा मतदाताओं से अपील करता हूं कि साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है और आपने किसी को मौका 5 साल का दिया, एक बार कटिहार का लाल श्री दुलाल चंद गोस्वामी पर भरोसा दिखाकर उसे भी एक मौका दें और 18 तारीख को जात पात ऊंच नीच भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें, क्योंकि युवा देश की दशा और दिशा तय करती है। और इस बार आप सब से आग्रह है कि मन बनाकर वोट करें और एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी को जिताएं। जी सर, गोपाल स्वामी, चलते चलते मैं कटिहार के मतदाताओं से चलते चलते ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गांधी जी बराबर कहा करते थे, यही है, अभी बाद में बात करेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस भावना को आप समझते हुए, इस भावना को जो मानते हैं उन्हीं प्रत्याशी को वोट दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर, और परिवर्तन की बात जहां तक है, इस सरकार का परिवर्तन करने की चेष्टा करें। इस सरकार को हटाइए और महागठबंधन की सरकार को लाइए। धन्यवाद। तारकनाथ बलिदानी। मैं इस तमाम युवाओं को नमस्कार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।